नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार मधु। आप देख रहे हैं बिहारी शान। बिहारी शान चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज आपका परिचय कराना चाहेंगे मनीष यादव जी से, जो पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष हैं। मनीष यादव जी, आपका स्वागत है बिहारी शान चैनल में। और आपसे जानकारी लेना है कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में आप कैसी सरकार देखना चाहते हैं, किसको सरकार देखना चाहते हैं, युवाओं को लेकर क्या मतलब आगे प्लान है आप लोगों का? सबसे पहले बिहारी शान चैनल के सभी दर्शकों का, श्रोताओं का और सदस्यों को मेरा प्रणाम। विधानसभा चुनाव युवाओं के लिए हर 5 साल में आने वाला जो त्यौहार है वो अब युवाओं का शोषण का त्यौहार हो गया है, ये मेरा मानना है। चुनाव के नाम पे सिर्फ़ और सिर्फ युवाओं का शोषण होता है। 5 साल बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती है। बेरोजगारी झेलने वाले युवाओं का ये जो 5 साल बाद चुनाव आता है, उसमें एक बहुत बड़ा वैकेंसी निकाल कर उन्हें ठगने का काम किया जाता है, उन्हें शोषित करने का काम किया जाता है। जैसे ही सरकार बनती है, सरकार चेंज होती है, युवाओं का सारा मुद्दा ख़त्म हो जाता है। इसलिए हमने मांग किया कि अब सिर्फ युवाओं के नाम पे वोट बैंक नहीं, युवाओं की सत्ता में भागीदारी होगी। वैसे युवा जो आम गरीब परिवार किसान से निकलकर छात्र राजनीति कर रहे हैं, युवाओं की राजनीति कर रहे हैं, छात्र युवा के बीच में हैं, उनको सत्ता में अगर भागीदारी मिलती है तो वो बिहार के विश्वविद्यालय से लेकर अन्य जगहों पे जो भी समस्याएं युवाओं को और छात्रों को आम दिन देखने को मिलती है, जिससे बिहार के विकास में जो समस्याएं बाधा होती है, उसे दूर करने में युवा छात्र बहुत बड़ा अपना भागीदारी सरकार में, सत्ता में दे सकते हैं। इसीलिए हमारी सबसे बड़ी मांग है कि अब सिर्फ वोट नहीं, युवाओं को सत्ता में भागीदारी दीजिए। छात्र संघ चुनाव में लिंगदो कमेटी ने बहुत सारी अनुशंसाएं की, बहुत तरह के सुधार उसके द्वारा किए गए। आप उस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सरकार और विश्वविद्यालय का लिंगदो कमेटी मेरे समझ से परे है। आप सभी जानते हैं कि 4 महीने 10 दिन बाद मैं परसों जेल से रिहा हुआ हूँ। लिंगदो कहती है यहाँ कि जिस पे भी आपराधिक मुकदमा है वो चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन मुझे जिस मुकदमा में जेल भेजा गया, मैं तो इसी पटना विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर कोटा और अन्य राज्यों में फंसे छात्रों की बिहार वापसी की मांग कर रहा था सरकार से कि हमारे जो भाई बाहर मर रहे हैं, खाने के बिना तड़प रहे हैं, उन्हें आप हमारे घर ले आइए। अपने घर परिवार के साथ वो रूखी सूखी रोटी भी खाएंगे और संतुष्ट रहेंगे, उन्हें देखने वाला कोई होगा। लेकिन इतनी बात को लेकर मुझे जेल भेज दिया गया 4 महीने के लिए। मैं खुद उस समय वर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष था। सरकार किस तरह से तानाशाही कर रही है, देखने वाली बात है। लिंगदो कमेटी कहती है कि जिस पर आपराधिक मुकदमा रहेगा चुनाव नहीं लड़ेगा, और मुझ पे जो बाद में फर्जी मुकदमा किया गया वो सितंबर 2019 का था। नवंबर में हम यहाँ का नॉमिनेशन करते हैं लिंगदो कमेटी के अनुसार। 7 दिसंबर को मैं चुनाव जीतता हूँ, मैं 21 जनवरी को शपथ लेता हूँ। बताइए कि हम पे सितंबर में 302 के हत्या का मुकदमा सरकार, ये प्रशासन डालती है, पीरबहोर थाना। और उसके बाद 8 महीने बाद जब हम आंदोलन करने गए, उस समय गिरफ्तारी कर फर्जी मुकदमा भेजने का क्या मतलब है? अगर मुझ पे पहले से केस था तो आप 8 महीने तक इंतजार क्यों किए? मुझे चुनाव क्यों लड़ने दिए? लिंगदो कमेटी का आप लोग पालन क्यों नहीं किए? उसी लोकल थाना में केस था। विश्वविद्यालय प्रशासन क्या कर रहे थे, सरकार क्या कर रही थी, मुझे रोकी क्यों नहीं? मेरा निर्वाचन क्यों नहीं रद्द करवाया? आपको जानकारी था तो ये सरासर युवाओं को, हम तो आने वाले आचार संहिता से पहले पटना के तमाम और बिहार के तमाम मिडिल स्कूल में, विश्वविद्यालय में घूम घूम कर सरकार जो बाढ़ और कोरोना, बेरोजगारी में जो उनकी विफलताएं रही, जिसे सरकार छुपा रही है, उसका पर्दाफाश करने निकलने जा रहे हैं हम लोग। और सरकार का पर्दाफाश कर एक एक युवा के साथ हम लोग खड़ा होकर इसका पर्दाफाश करेंगे। देखा आपने, इन्होंने कहा कि सरकार 5 सालों पर एक लॉलीपॉप की तरह कुछ वैकेंसी निकाल देती है और युवाओं को लुभाने का काम करती है, और 5 साल जब जीत जाती है तो 5 साल तक तमाम युवाओं के मुद्दे गौन हो जाते हैं, युवा भटकते रहते हैं। आने वाले दिनों पर मैं एक और बात करना चाहूँगा। बिहार की जो राजनीति है वो अक्सर जाति धर्म के मामले पर आधारित हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो इस अवस्था में एक रिजर्वेशन का मामला बहुत महत्वपूर्ण मामला होता है। अब हालांकि ईडब्ल्यूएस भी दे दिया गया है, मतलब जनरल कैंडिडेट जो अपर कास्ट फॉरवर्ड जो कैंडिडेट हैं वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के तहत उनको 10% का रिजर्वेशन दिया गया, जो कि उनकी जनसंख्या के अनुपात से बहुत ज़्यादा है।
और इधर जो जनसंख्या के अनुपात से काफ़ी कम है। और रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें समाज में तो आज भी बैकवर्ड क्लास का रिप्रेजेंटेशन बहुत जगहों पर नहीं है। उस अवस्था में आप कैसे आगे समाज को मिला करके एक सकारात्मक राजनीति को बनाने की बात कर सकते हैं? देखिए, जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का हम लोग शुरू से डिमांड किए, लेकिन केंद्र सरकार इस चीज़ को अनसुनी कर जो उन्हें सही लगा, उनके इर्द गिर्द जिस मानसिकता के लोग थे उनकी बातों को सुनते हुए उन्होंने EWS लागू कर दिया। उनकी संख्या के हिसाब से EWS में जो 10% मिला, पिछले बार का जब नामांकन हमारे पटना विश्वविद्यालय में ही हुआ, SC कैटेगरी के बच्चे को 43 नंबर पर क्वालिफाई करना पड़ा और EWS का नंबर वाला बच्चा 32 और 33 नंबर पर क्वालिफाई कर गया। और बहुत लोगों को फिर भी आरक्षण के नाम पे चोट लगती है। देखिए, सरकार किस तरह से सारे चीज़ को ख़त्म कर रही है। देश का सबसे 7वां पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय, चारों तरफ देखिए कहीं भी अंबेडकर की मूर्ति आपको नहीं मिलेगी। विचारधाराओं को ही तो विश्वविद्यालय से ख़त्म किया जा रहा है। लोग कहते हैं कि हम लोग आरक्षण पे जी रहे हैं, बैकवर्ड क्लास आरक्षण पे जी रहा है। 10% आरक्षण आपके जनसंख्या से ज़्यादा आपको मिल गया। हम लोगों ने तो विरोध नहीं किया आप लोग का, लेकिन आप लोग हमेशा से जिस गरीब परिवार के बच्चों को आरक्षण की ज़रूरत है, हाई कोर्ट ने भी कहा, हाई कोर्ट का भी कुछ दिन पहले वर्डिक्ट आया है कि कोटा के अंदर कोटे का प्रावधान राज्य सरकार चाहे तो लागू कर सकती है। लेकिन जनसंख्या के आधार पर आप आरक्षण देने से क्यों पीछे हट रही है केंद्र सरकार और बिहार की सरकार, हम ये पूछना चाहते हैं। आपके राजनीतिक सफ़र में आप यहाँ तक पहुँचे, एक छात्र जीवन का एक सर्वोच्च राजनीतिक सफ़र होता है। किसी विश्वविद्यालय का अध्यक्ष पद पर सत्तासीन होना, तो आप यहाँ तक पहुँचे हैं। आप अपने जीवन में होने वाले संघर्षों के बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए। देखिए, हम बहुत गरीब परिवार, किसान परिवार से आते हैं। हमारे पिताजी किसान हैं, माँ हाउसवाइफ है। लगातार 5 वर्षों से पटना विश्वविद्यालय से 14-17 मेरा सेशन रहा साइंस कॉलेज से, वहाँ से केमिस्ट्री ऑनर्स से मेरी पढ़ाई है और वहीं से अभी MSc भी कर रहे हैं। लगातार आंदोलन में पटना विश्वविद्यालय में जब से जुड़े, पहले मैं छात्र RJD का सदस्य हुआ करता था, उस समय से लेकर आज तक हम लगातार पटना विश्वविद्यालय में बहुजन एकता की बात, छात्र एकता की बात और छात्रों पर हुए अन्याय को लेकर लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन हो, मुख्यमंत्री हो, जो भी लोग हमारे बाधक बने छात्रों के बीच में, उनकी समस्याओं को लेकर हम लोग हमेशा खड़े रहे हैं। हमारी यही मंशा है कि हमारा बिहार का भविष्य, आने वाला भविष्य, युवाओं का उज्जवल भविष्य हो, हमारा बिहार विकास करे। बिहार के विशेष राज्य के दर्जे पे आज ही मुख्यमंत्री चुप हैं। पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल विश्वविद्यालय की मांग इसी पटना विश्वविद्यालय के साइंस कॉलेज में जब प्रधानमंत्री आए तो हमने किया, उन्होंने विशेष पैकेज का ऐलान किया, वो नहीं मिला। हम लोग लगातार अपने विश्वविद्यालय के लिए और बिहार के तमाम छात्रों के कल्याण के लिए लगातार लड़ते आए हैं और हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हर एक पिछड़े वर्ग के लोगों को, हर एक छात्र को उनको न्याय नहीं मिले, उनको उनका अधिकार नहीं मिले। ये पता चला था कि माननीय प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ी राशि की घोषणा की थी पटना विश्वविद्यालय को देने के लिए, वो अभी तक नहीं मिला, ये आपसे जानकारी मिली। तो इसके लिए क्या मांग कर रहे हैं आप लोग, या कैसे युवाओं को, मतलब आप ये संदेश देना चाहेंगे कि कैसे सरकार लॉलीपॉप दिखाती है लेकिन वो पूरा नहीं करती है? 2 करोड़ रोजगार मिला क्या? 15 लाख मिला क्या? ये तो एक चुनावी मुद्दा रहा उनका। 20 लाख करोड़ मिला क्या? इसी बिहार में आके नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया था, पैकेज विशेष राज्य का दर्जा मिला क्या? क्या मिला? हम तो फेस टू फेस करने के लिए तैयार हैं। कोई भी जदयू के कार्यकर्ता मेरे साथ आए करें, स्किल डेवलपमेंट के नाम पे क्या दे दी भाजपा, आए कोई हमारे साथ बातचीत करे। सिर्फ और सिर्फ छात्रों को बरगलाने के अलावा, युवाओं को बरगलाने के अलावा केंद्र और बिहार की राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया। और ये पूरा बिहार और देश बेरोजगारी की जो मार झेल रहा है, GDP की स्थिति आप देख लीजिए किस कदर गिर चुकी है। हम लगातार इसका विरोध करेंगे और आने वाला आगामी विधानसभा चुनाव इसका करारा जवाब देगा। अगर हम एक संस्था है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, उसकी बात माने तो 40% से अधिक के सांसद और विधायकों पर आपराधिक मुकदमे हैं और धनों का काफ़ी लेन देन होता है काफ़ी बड़ी मात्रा में। ऐसे में आम लोग कैसे राजनीति में आ पाएंगे, इसके बारे में बताइए। पैसा दे के जाता है वही ना पैसा उगाही के लिए सोचेगा। राज्यसभा कोई गए 4 करोड़ दिए, विधानसभा 2 करोड़ दिए। पैसा अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी बिजनेस में, उनके लिए तो ये बिजनेस है, ये जनता सेवा कहाँ हुई। उनके लिए एक बिजनेस है कि हम 2 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे थे 5 करोड़ लेंगे। वो 5 करोड़ कहाँ से लीजिएगा?
वोट देने वाले वोटरों से मैं अपील करता हूँ कि ऐसे लोग के बारे में पता चले तो उनका बाइकाट करें, वरना आपके विधानसभा चुनाव में लड़ रहे, आपके विधानसभा से लड़ रहे लोग अगर पैसे दे के आते हैं तो वो लोग उगाही आपके पॉकेट से करेंगे, आपके बाल बच्चों की कमाई से करेंगे। तो आप इसमें क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे वैसे लोगों को वोट दें जो शिक्षित हों, शिक्षा के क्षेत्र में शुरू से काम करते आए हों, समाज सेवा करते आए हों, चुनावी मेढक जो लोग आपके बीच में पैसों के दम पे उतर के आए हों, जात के नाम पे वैसे लोगों को वोट। मेरा मानना है कि बिहार के विकास में बहुत बड़ा रोड़ा साबित होगा ऐसे लोगों अगर आगामी विधानसभा चुनाव में चुन के आते हैं तो। अच्छा, एक नई पार्टी को लेकर एक महिला आ रही है प्लूरल्स के नाम पर, क्या उसका कुछ उनका क्या एक नया मतलब, हालांकि बहुत सारी पार्टियां इस चुनाव में मैं देख रहा हूं, लेकिन उनका प्रचार प्रचार करने का एक अलग अंदाज है। वो कोई पार्टी की मेंबर हमें नहीं लगती हैं, वो हमें किसी मॉडलिंग कंपनी की कोई मॉडल लगती हैं जो हमेशा एक ही ड्रेस में रहती हैं, स्टाइलिश हैं। तो बिहार के युवाओं को शायद उनका रंग रूप बहुत भा रहा है, इसीलिए थोड़ा ध्यान उनके तरफ है। कोई पॉलिटिकल एजेंडा मुझे तो ये भी जानकारी नहीं कि वो बिहार से हैं कि नहीं हैं, बिहार में करने क्या आई हैं। खैर ये सब विषय ज़रूरी नहीं है, हम लोग लाठी खाते हैं, गोली खाने को तैयार रहते हैं और बिहार के विकास के बारे में सोचते हैं। वो लोग पैसे से आए हैं, 2-4-10 लोग भीड़ लगाएंगे, चुनाव है, चुनावी मिठक बहुत लोग निकलेंगे और अपने अपने घर जाएंगे बोरिया बिस्तर पैक करके। बिहार के माइंड को वो लोग समझ नहीं सकते हैं अभी, बहुत बिहार का मूड अलग है और जो समझ सकते हैं मतलब ज़मीनी राजनीति अलग है और एक प्लान करके और न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट करके आना एक अलग बात है। तो इसमें जो राजनीतिक पार्टियों को चंदा दी जाती है एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है। काले धन का काफ़ी ज़्यादा यूज होगा राजनीतिक पार्टियों में चुनाव में, जिससे चुनाव प्रभावित हो सकता है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने बयान दिया था जिससे बहुत बवाल मचा था। मैंने कहा था कि ये देश आने वाले समय में पूंजीपति का देश बन जाएगा। अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, आज प्रधानमंत्री के साथ यही लोग तो एयरलाइंस में हैं। चुनाव में यही लोग तो 400 करोड़ 500 करोड़ रुपए का मदद करते हैं, वरना BSNL बंद होता क्या? प्राइवेट रेल में प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट रेल चलता क्या? कौन करवा रहा है? किसके पास पैसा है भाई जो प्राइवेट रेल चलाए? किसके पास पैसा है? जितना बड़ा जियो का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया BSNL बंद करके। जो BSNL 100 रुपया में बात करवाता था वो आज हमसे 400 रुपया जियो ले रहा है। लॉलीपॉप 1 साल के थमा दिया फ्री करके, अब जेब पे असर डाल रहा है। ये कौन कर रहा है? ये सारा प्लानिंग है। कई लाख करोड़ रुपया का जो बिजनेस इनका नरेंद्र मोदी जी ने खड़ा कर दिया अनिल अंबानी का, इसको प्रॉफिट किसको है? तभी तो ये चंदा 7.5% देने लेन देन ख़त्म हुआ। ये देखिए, हम फिर कहते हैं कि एक देश का बंटवारा हुआ था, जिन्ना ने किया, पाकिस्तान बना, इस्लामिक स्टेट बना, फिर एक नरेंद्र मोदी आया है, फिर हिंदुस्तान का बंटवारा कर रहा है। एक तरफ अडानी अंबानी और एक तरफ किसान खड़ा है। देश को विभाजित करने का काम किया जा रहा है। पूंजीपति लोग का देश बनाया जा रहा है, जहां गरीब किसान मजदूर नहीं रह पाएगा। बहुत ही बहादुरी से सभी मुद्दों पर अपनी राय रखी है और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आगे जाएं और मुख्य राजनीति में अपनी अहम भूमिका निभाएं। धन्यवाद मनीष यादव।